नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय में जो हमारा नवा लेसन है बल तथा गति के नियम, उस चैप्टर की दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हैं। उस वीडियो में हम आपको अध्याय के आंतरिक प्रश्न, जिसे हम इंटरनल क्वेश्चन बोलते हैं, उन्हें समझाएंगे और कुछ क्वेश्चन अभ्यास के भी समझाएंगे। आप देखें, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किसका जड़त्व अधिक है। यानी हमसे इसमें 3-4 चीजें दे रखी हैं, उसमें यह पूछ रहा है किसका जड़त्व अधिक है। नंबर 1, रबड़ की गेंद और उसी आकार का एक पत्थर। क्या पूछ रहा है बेटा हमसे? पहला क्वेश्चन है ये, पहले का भी ए पूछ रहा है। एक रबड़ की गेंद है और एक उसी आकार का पत्थर है। कह रहा है किसका जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व आप समझते हैं, जड़त्व क्या है? वस्तु का ऐसा गुण है जो उसे उसी की जिस अवस्था में उसी में बनाए रखने का प्रयत्न करता है या उसे बनाए रखता है। अब आप एक गेंद ले ली उसी आकार की, उसी आकार का आपने पत्थर लिया, तो आप, क्योंकि गेंद है हमारी रबड़ की और पत्थर से वो हल्की होगी। अब जिसका वेट ज्यादा है उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा? पत्थर का। दूसरा पूछ रहा है कि एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, दो चीजें दे रखी हमें, एक साइकिल है और एक रेलगाड़ी, किसका जड़त्व अधिक होगा? यानी किसे खींचने में हमें ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी उसकी अवस्था से विस्थापित करने में। तो आप देखेंगे कि एक साइकिल एक रेलगाड़ी के मुकाबले या रेलगाड़ी के सापेक्ष बहुत हल्की है, इसलिए किसी का वजन ज्यादा होगा। यहाँ पे भाई भार भी है रेलगाड़ी का ज्यादा है, खींचने में शक्ति भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो जड़त्व किसका ज्यादा होगा इसमें? रेलगाड़ी का। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, इसमें थर्ड, एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का। आपने बच्चों देखे हैं, 5 का कॉइन भी देखा है और 1 का कॉइन भी देखा है। कौन सा कॉइन हल्का है? 1 का कॉइन हल्का है ना। जब 1 का कॉइन हल्का है तो उसे खींचने में उठाने में भी कम शक्ति यूज होगी। 5 का कॉइन भारी है, यानी उसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसे उसकी अवस्था से हटाने में हमें ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। इसलिए उसका जड़त्व, जब उसे जिस पे ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, जड़त्व भी उसका ही उतना अधिक होगा। तो किसका होगा? 5 रुपए के सिक्के का। यह बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी एक गेंद किसी गेंद पर किक लगाता है। वो किक लगाने के बाद वो किसी दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। फिर दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयत्न करता है, और विपक्षी टीम का जो गोलकीपर है वो उसे पकड़ता है। यानी यहां कितनी प्रक्रिया हुई? सबसे पहले खिलाड़ी ने उसके वेग में परिवर्तन किया कुछ, यानी संवेग में परिवर्तन हुआ। फिर दूसरे खिलाड़ी ने संवेग में परिवर्तन किया, और तीसरी कंडीशन कहां हुई? जहां गोलकीपर उसे पकड़ रहा है। जब गोलकीपर पकड़ रहा है तो एक बार संवेग में परिवर्तन वहां भी हुआ। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक अवस्था में उस कारक की पहचान कीजिए जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो ये कौन कौन से, यानी हमें यह बताना है कि कौन कौन से कारक हैं। तो यहां पे आपने देखा कितनी बार बदला? 3 बार बदला। प्रथम बार जब खिलाड़ी किक मारता है तो कितनी बार बदला बेटा? दूसरा क्वेश्चन है ये। एक तो जब बदला कि जब प्रथम खिलाड़ी किक मारता है। इसके बाद फिर दूसरा खिलाड़ी, जब दूसरे खिलाड़ी की बात आई, दूसरे खिलाड़ी ने उसे अपनी टीम के खिलाड़ी के पास भेजा, यानी उसने भेजा गोलकीपर के पास। एक तो ये हुआ पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हुई इसमें? जब दूसरा खिलाड़ी किसके पास? गोलकीपर के पास भेजता है।
तो ये एक कारक तो ये हुआ हमारा, दूसरा कारक ये हुआ, और तीसरा कारक क्या हुआ, जब गोलकीपर गेंद को पकड़ता है। तो इस प्रकार इसमें कितने हुए, 3 कारक हुए हमारे। कब कब, एक कारक जब हुआ जब पहले खिलाड़ी ने उसमें किक लगाया, दूसरा कारक जब हुआ जब उसने दूसरे खिलाड़ी ने उसे गोलकीपर की तरफ भेजा, और तीसरा कारक यहां क्या बन के आया कि जब गोलकीपर ने उस गेंद को पकड़ा। तीनों बार उसके वेग में और उसके संवेग में परिवर्तन हुआ। तो ये हमारे 3 कारक हो सकते हैं इसमें। हम देखते हैं क्वेश्चन 3। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा इंटरनल का कि यदि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाएं तो हिलाने के कारण कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे कभी अमरूद तोड़ने या आम तोड़ने आप पेड़ पे चढ़े हो तो आपने उसे हिला के देखा होगा। तो हिलाते हैं, कुछ आम नीचे गिर जाती हैं या कुछ अमरूद नीचे गिर जाती हैं या कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता क्या है, आपने पढ़ा है सबसे पहला नियम जो गति का है, वो नियम है, उसका नाम है जड़त्व का नियम। और वो नियम ये कहता है कि जो वस्तु जहां है वहीं रहेगी जब तक कि उस पर, तो बच्चे क्या कहता है हमारा, ये नियम हमारा ये कहता है जड़त्व का नियम, जो वस्तु जहां है वहीं रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। इन बाह्य बल लगाने से ही उसकी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन होगा। अब पेड़ है हमारे पास, अब पेड़ पर जो, क्योंकि ये नियम ये कहता है कि जो जहां है वो वहीं रहना पसंद करता है। जैसे हमने पेड़ को हिलाया, जब पेड़ को हिलाते हैं तो उसके साथ उसकी शाखाएं भी हिलती हैं, और जब शाखाएं हिलती हैं तो शाखाओं के साथ उसकी पत्तियां भी हिलती हैं। अब जो पत्तियां साथ में हिलना शुरू कर दिया जिन्होंने, वो तो हिलती रही, और जो इतने हिल नहीं पाई, यानी कि जो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाई, उनका क्या हुआ, वो तुरंत टूट के नीचे आ गई। क्यों आ जाती हैं, जड़त्व के गुण के कारण। ये हमारा एक नियम है, जड़त्व के गुण के कारण। इसके बाद आता है बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा इंटरनल क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर हम बस में बैठे हैं, किसी बस में सफर कर रहे हैं, तब बस को में अगर अचानक हम ब्रेक लगाएं, यानी बस रुकती है, तो यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं, और बस को अचानक चलाएं तब यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। तो बेटा यहां भी हमारा वही नियम लागू होता है। जब हम बस की सीट पर बैठे हुए होते हैं तो हमारे पैर, या हम बस में खड़े हैं तो उस समय हमारे पैर किसमें, बस के साथ लगे हुए हैं। यानी कह सकते हैं हम बस की जिस अवस्था में बस चल रही है उसी अवस्था में हमारे पैर, लेकिन हमारा पैरों से ऊपर का शरीर वो गतिशील अवस्था में है बस के साथ, और पैर हमारे विराम अवस्था में रुके हुए हैं। पैर एक जगह है और शरीर हमारा क्या है, गतिशील अवस्था में है बस के साथ। जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा कि पैर तो हमारे बस के साथ रुकने का प्रयत्न करेंगे, भाई जहां है गतिशील उसकी, क्योंकि उसके जहां हम बैठे हैं उसके बेस के ऊपर है, वो तो वही रहते हैं। लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, जो जड़त्व के नियम के अनुसार आगे साथ साथ चलने का प्रयत्न करता है। अब जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या होगा, पैर तो हमारे वही स्थिर अवस्था में रह गए और शरीर हमारा गतिशील अवस्था में था, तो हम किधर गिर जाएंगे, आगे की तरफ। अब इसके विपरीत अगर बस रुकी हुई है और उसे हम आगे बढ़ाएं, जब हम उसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो ऊपर का शरीर है वो विरामावस्था में। अब जब शरीर विरामावस्था में, पैर भी हमारे, जब बस रुकी हुई है तो हमारा पूरी बॉडी एक संतुलन की अवस्था में खड़ी है। अचानक हमने ब्रेक मतलब उसे एक्सीलेटर दिया, जब एक्सीलेटर दिया तो बस ने गति करनी प्रारंभ करी, और जैसी बस ने गति करनी प्रारंभ करी तो क्या हुआ, क्या हमारा शरीर चाहेगा जहां हम खड़े हैं वहीं रहें, भाई जहां हम हैं वहीं रहें। अब पैर तो हमारे उसके साथ लगे हुए हैं, तो पैर तो हमारे गति की अवस्था में पहुंच गए एकदम, क्योंकि उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन बाकी शरीर हमारा संतुलन में था, तो इसलिए वो कहां होगा भाई, वो तुरंत वो पीछे की तरफ भाग जाएगा। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कोई गतिशील अवस्था में अगर कोई हमारी बस है
तब ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर और ब्रेक हटाने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सब जड़त्व के नियम के अनुसार ही होता है। इसके आगे देखेंगे बच्चों हम, अब अगले इससे आगे हमारे इंटरनल और हैं, उन्हें देखेंगे। करो बंद। अब बच्चों हम देखते हैं पेज नंबर 140 पर है हमारे आंतरिक प्रश्न। इसके बाद अब उनमें पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर है तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। यानी नियम आपने ये पढ़ा है, ये जो थर्ड रूल है वो ये कहता है गति का कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया है तो फिर घोड़ा किस प्रकार खींच लेता है गाड़ी को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। होता क्या है बेटा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर ही एवं विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। अब जैसे ही घोड़ा पृथ्वी पर क्रिया लगाता है, यानी कि अपने पैरों से फोर्स करता है, अब जैसे ही उसने पैरों से फोर्स किया, अब क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसे तो पूरी पृथ्वी को तो धकेल नहीं सकता वो, तो क्या होगा, बदले में जो पृथ्वी की प्रतिक्रिया है वो विपरीत दिशा में काम करती है। और जब विपरीत दिशा में काम करेगी तो क्या होगा कि घोड़ा गाड़ी के जब उसने पीछे की तरफ लगाया तो प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में कहां, आगे की ओर, इसलिए गाड़ी आगे की ओर चल जाती है। यह आपने रेत में देखा होगा। अगर हम रेत में दौड़ते हैं, इसी के एग्जाम्पल है, अगर हम रेत में दौड़ना चाहें तो जब रेत में हम दौड़ते हैं तो हमारे पैरों से जो प्रतिक्रिया लगती है पीछे की तरफ, उससे क्या है, रेत पीछे हट जाता है। जब रेत पीछे हट जाता है तब क्या होगा, हमें प्रतिक्रिया जो मिलनी चाहिए पूरी पृथ्वी से वो नहीं मिल पाती, उसके मुकाबले कम प्रतिक्रिया मिलती है, और इसीलिए हम रेत में या पानी में धीमे दौड़ते हैं और एक प्लेन या सपाट सड़क पर अच्छे से दौड़ सकते हैं। यही हमारे साथ गीले में भी होता है। अगर कहीं पे आप जानते हैं काई जैसे बोलते हैं हम, यानी अगर कहीं पे थोड़ा चिकना तल हो जाए कोई और उस पर अगर हम दौड़ने की कोशिश करें तब क्या होगा, हमें पूरी प्रतिक्रिया ना मिलकर कुछ हमारे पैर स्लिप हो जाते हैं उसमें पीछे की ओर, इसलिए पूरी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, इसलिए हमें उस चिकने तल पर दौड़ने में भी कठिनाई होती है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अग्निशमन कर्मचारी समझते हैं ना, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, आग बुझाने वाले, वो जिस समय उस पाइप को चलाता है तो बड़ी ताकत से पकड़ता है, खींच के, आपने देखा होगा फिल्मों में भी। ऐसा क्यों है बेटा, इसका सीधा कारण है कि जब पाइप से पानी निकलता है तो उस समय उस पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है। जब वेग ज्यादा होता है तो बेटा उसका संवेग भी ज्यादा होगा, और जब संवेग ज्यादा होगा तो उस पर बल भी अधिक कार्य करेगा। अब जब पानी अधिक बल से कार्य कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया भी हमें अधिक मिलेगी, इसलिए उसे रोकने के लिए अग्निशमन कर्मचारी को अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा बेटा, एक न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है कि 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है बेटा, जिसका द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम सॉरी, और वो कितनी, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से, एक राइफल है, इन बेटा एक गोली है, तो हम मान सकते हैं क्या, हमने मान लिया कि माना गोली का द्रव्यमान किससे मान लें बेटा, M1 से, कितना है, 5 ग्राम। अब हमें अपनी एमकेथ पद्धति के अनुसार इसे किस में लगाना है, हमें किलोग्राम में। कितने से भाग देंगे इसे, 1000 से, तो बेटा कितना होगा, 0 पॉइंट लग गया, एक का तो 0, ये हो गया बेटा इतने किलोग्राम। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी, कितना हमारा ग्राम है, और ग्राम होते हैं बेटा 1 किलोग्राम कितना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हमें ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो ग्राम की जगह हम बेटा क्या लगाएंगे, 1000 लगा देंगे, यानी कि 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, 1/1000 किलोग्राम। अब 1000 किलोग्राम है, अब मैंने इसे 1000 से भाग दिया तो यह आएगा 0.1
0.05। इसे बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, कितने से हमने 1000 देना है, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा लिया, एक 0 लगाया, एक 0 बढ़ा लिया, और एक 0 लगाया तो एक 0 बढ़ा लिया। इस प्रकार हमारा कितना बना था ये 0.005 किलोग्राम। अब हम आगे देखते हैं। आगे बेटा ये कह रहा है कि हमें दूसरी चीज दे रखी है, क्या, राइफल। तो राइफल का द्रव्यमान मान लो बेटा M2 कितना है, 3 किलोग्राम। इसके बाद बेटा हम कहते हैं ये कि राइफल अभी प्रारंभ में तो ब्रह्मावस्था में होगी गोली भी, तो ये कह रहे हैं कि राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। यानी कोई गोली है जो बेटा राइफल से अंदर कितने, एक प्रारंभिक वेग से, क्योंकि इससे पहले बेटा क्या है कि हमारी राइफल भी रुकी हुई होगी, बंदूक भी, क्योंकि उसके अंदर जो गोली है वो भी रुकी हुई होगी। तब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि गोली का प्रारंभिक वेग u1 0 होगा क्योंकि रुकी हुई थी। इसी प्रकार राइफल का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0। अब गोली का अंतिम वेग, क्योंकि बेटा गोली को हमने जब छोड़ा है तो गोली का अंतिम वेग v1 से मान सकते हैं, कितना दिया हमें, 35 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे कह रहा है कि राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। इन राइफल किस वेग से पीछे की ओर हटेगी या प्रक्षेप करेगी, उस वेग की हमें गणना करनी है। माना राइफल का अंतिम वेग कितना हमें v2 है और ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास बेटा M1 है, M2 है, U1 है, U2 है, B1 है, B2 है। क्या लगाएंगे हम, संवेग संरक्षण के नियम से। ये नियम क्या कहता है हमारा कि M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होगा M1 B1 प्लस M2 B2। बेटा वैल्यू लगा दो, M1 की जगह हमने M1 लगाया, U1 0 है इसलिए 0, M2 U2 का मान कितना है बेटा हमारा 0 है, 0 लगाया, M1 है, अब यहां लगा लेते हैं क्योंकि हमें अंकित मान की आवश्यकता पड़ेगी। M1 का मान है 0.005 गुणा बेटा B1 दिया हमें कितना 35 प्लस M2 दिया हमें 3 और ये B2, ये बेटा 0 हो गया इधर की वैल्यू, 0 बराबर हमारे पास 0.005 गुणा 35 प्लस 3B2। यहां से बेटा क्या हुआ कि 3B2 बराबर हो गया 0.005 गुणा 35, लेकिन बेटा किस में हो गया हमारा, माइनस में। हमें चाहिए B2, तो बेटा B2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे हमारे 2, 5 दिया 15 और 2 17, और बेटा बाकी लगा देते हैं 0 दशमलव कितने स्थान बाद, 1 2 3, 1 2 3, बेटा कितना है हमारा ये 5 पंजे 25 से 5 लगे 2, 5 15 और 2 17। अब दशमलव हमें लगाना है कितने, 3 स्थान बाद, तो 1 2 3 है, 1 2 3 स्थान बाद और अपॉन 3 से हमने काटा, माइनस हमारा आगे चल ही रहा है। हमने लगाया बेटा सबसे पहले दशमलव लगाया, आगे 1 में नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाया, 3 पंजे 15 बचे 2 हो गए 25, 3 अट्ठे 24, तो लगभग इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारी राइफल पीछे की दिशा में हटेगी।
अब बच्चों हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, यानी दो वस्तुएं, एक कितनी 100 ग्राम और दूसरी 200 ग्राम। तो यहां से लिख लेते हैं बेटा हम कि M1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 100 ग्राम। चेंज कर लेते हैं तो 0.1 किलोग्राम में चेंज हो गई है हमें, क्योंकि हमने ग्राम को 1000 से भाग दिया तो 0.1 किलोग्राम हो गई। दूसरी है बेटा हमारी M2 200 ग्राम, तो ये हो गई बेटा 0.2 किलोग्राम। कह रहा दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं। एक का वेग दिया है हमें 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी पहली का, और दूसरी का दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा पहली के लिए U1 2 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी के लिए U2 1 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग, बेटा अब टक्कर हो गई इनमें, तो टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग मान लो B1 कितना दिया है हमें 1.67 मीटर प्रति सेकंड, 1.67 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमसे कह रहा है कि टक्कर के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, यानी हमें B2 ज्ञात करना है। तो वही बेटा पुराना नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत, किससे? संवेग संरक्षण के नियम से। क्या कहता है बेटा हमारा M1U1 प्लस M2U2 बराबर होगा M1B1 प्लस M2B2। M1 का मान है बेटा 0.1, U1 का मान है 2, M2 का मान है बेटा 0.2, B2 इसका बेटा U2 का मान है 1, M1 फिर 0.1, B1 का मान 1.67 प्लस M2 0.2 और बेटा B2 हमें ज्ञात करना है। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 0.2 हुआ, ये भी 0.2 बेटा ये हो गया 0.4। इसके बेटा इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 0.167 प्लस 0.2 B2। अब बेटा इसे एक तरफ रख लो और इससे इधर ले जाकर घटा दें, कितना 0.4 माइनस 0.167 बराबर 0.2 B2। इसे बेटा अगर हम घटाएं तो इसके आगे हमको 0 लगाने पड़ेंगे। इसे हम थोड़ा और बड़ा करके लिख लेते हैं 0.4 के आगे हम 1 2 0 लगा लिए बेटा, माइनस करेंगे। अगर इसे हम घटाते हैं तो 10 में 7 गए, बचे हमारे पास 3, 9 में से 6 गया 3, यहां बचा 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 0.2 B2। अब हम बेटा क्या चाहिए? B2 का मान चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसे क्या चाहिए हमें बेटा? इसमें B2 का मान चाहिए, तो B2 बराबर हमारा क्या होगा? ये अपॉन में चला जाएगा, इन B2 बराबर 0.233 बटे 0.2। बेटा 0.2 है, इसके मतलब हमने और 2 0 लगा लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हमारा कोई मान नहीं रखते। अब हमें एक लाभ हो गया, इससे ये कट जाएगा, तो B2 बराबर हमारा कितना हो गया? 233 बटे 200। इसे बेटा भाग दी, एक बार गया, बचा हमारे पास 33, लगाया पॉइंट हमने, हो गया 330, 200 ही कम 200। अब बेटा हमारे पास कितना बचा? इसके बाद बचता है हमारे पास 130। 130 का हो गया 1300 और 200 छक्का 1200, यही पे अब बचा बेटा हमारे पास 100, तो 200 पंजे 100। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1.165 मीटर प्रति सेकंड। ये बेटा हमारे पेज 140 पर जो आंतरिक प्रश्न दिए हैं, इसी के साथ ये समाप्त होते हैं। अब बच्चों इससे आगे अभ्यास के प्रश्न लेकर हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान से देखें इसे।